रास्ता जो होता है, जो उनका दुर्गम क्षेत्र होता है और जहाँ वो अपना मुहाना बनाती है, वो क्षेत्र बहुत छोटा होता है, जिस कारण से जो उनका वेग तेज हो जाता है और वो अवसाद लाने में वो अवसाद बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर पाती हैं। अब अवसाद ना इकट्ठा करने का कारण 2-3 है। पहला है कि वो जो जिस क्षेत्र से बहती हैं वो क्षेत्र इन नदियों की घाटियां काफी सकरी हैं। इन नदियों की घाटियां काफी सकरी हैं, इसीलिए इनमें नदी के बहाव की दर, जल के बहाव की दर अधिक है। नदी के बहाव या जल के बहाव की दर कम है, अधिक है, जल की बहाव की दर अधिक है। ये तेजी से बहती है और जो मुहाना होता है उसके आसपास के अपने उत्पादों का विक्षेपण नहीं कर पाती है, इसलिए डेल्टा के बजाय जो आपका में ये पक्ष जानते हैं। अब अगर मैंने यूपीएससी में पूछा गया पक्ष सागर की ओर प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियाँ डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, क्यों? ठीक है, तो क्यों में आपको 4-5 पॉइंट आपको निष्कर्ष और भूमिका के बीच में लिखना होता है और इनमें शब्द भी ज़्यादा नहीं प्रयोग करने होते हैं। सब आपके 100 या 150 थोड़े उसमें पूछता है, वो ज़्यादा उसे नहीं पूछता है, या 500 थोड़े लोग तो पता है तब ज़्यादा है नहीं तो क्या पूछेगा। ठीक है, तो इतने सारी चीज़ें आपके पास, अगर आप इतने लोगों को उल्लेख कर दिए भूमिका और प्रस्तावना लिखने के बाद में छोटा सा प्यारा समय बना दिए, उसमें नर्मदा, ताप्ती, साबरमती और इसी 2-4 नदियों का नाम लिख के और बना दिए। समझो कि नंबर जो मिलेगा वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, इतना ज़्यादा मिलेगा कि वो कवर कर देगा आपको, कोई ना कोई पता दिलवा ही देगा। अगर हवा ही लिख दी, भूमिका पता लगे, आधा घंटा बनाए, नंबर नहीं मिलेगा। समझिए, अब इसमें अपवाद तंत्र जो है आप लोग जितना भी पढ़े हैं अभी तक, ठीक है, इसमें आपको फ्री का तो प्रश्न दिख जाएगा। अपवाद तंत्र जो आप लोग पढ़े हैं अभी तक, प्रायद्वीपीय नदियाँ, हिमालय नदियाँ, तमाम सारे नदियाँ, सहायक नदियाँ, नदी बेसिन, ये सब पढ़े हुए हैं। ठीक है, इससे आपका फ्री में का पूछ लिया जाए। ठीक है, नदियों में से ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है, है इस प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन आपके जो मेंस के प्रश्न होंगे वो यहाँ से बिल्कुल नहीं आएंगे। तो पहले बताया था यूपीएससी के जो प्रश्न होते हैं, इतना पढ़ लिए आपने अभी आधार तैयार किया। ठीक है, इसलिए कहता है कि एनसीईआरटी आप पढ़िए और एक बुनियादी जानकारी किसी सब्जेक्ट किसी विषय के बारे में रख लीजिए। उसके बाद सर यूपीएससी, यानी जहाँ से आप पढ़ना खत्म कर देते हैं, यूपीएससी वहाँ से सोचना शुरू करती है। तो वो अगर अपवाद से उसको प्रश्न बनाना होगा तो कहाँ से प्रश्न बनाएगी? वो प्रश्न बनाएगी आपके नदी जल विवाद, नदी जल विवाद पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक नदी जोड़ो परियोजना। तीसरा नदियों की सफाई, नदियों की सफाई। तो इसके लिए तमाम सारी योजनाएं शुरू की गई, जैसे गंगा एक्शन प्लान, यमुना एक्शन प्लान, एक योजना आपकी इसी सरकार की घोषित हुई थी, नमामि गंगे योजना। ये सब आपके प्रश्न। भारत में नदी जल विवाद प्रायः समाचार पत्रों में बने रहते हैं। इसके पीछे
कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं या कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं। ठीक है, तो आपको नदी जल विवादों का उदाहरण पता होना चाहिए और उसके पीछे जो कारण है वो पता होना चाहिए। और इसमें और बनाएगा भी बना देगा कि उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में नदी जल विवाद ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके पीछे कौन से कारक हैं? चलिए आप देखिए, उत्तर भारत की अपेक्षा दक्षिण भारत में जो नदी जल विवाद है वो ज़्यादा, प्रायद्वीपीय नदियों में नदी जल विवाद ज़्यादा होते हैं, बल्कि उत्तर भारत में कम होते हैं। ठीक है, ये प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या कारण है? तीसरा प्रश्न, क्या कारण है कि भारत में नदियों की सफाई के लिए 2 दशकों से प्रयास किए जा रहे हैं, फिर भी अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं हुआ? तर्क प्रस्तुत कीजिए, समीक्षा कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न आपके सामने आएंगे। अगर और फैक्चुअल इसमें जानना चाहते हैं, तरीके से दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो फैक्चुअल में आपके प्रश्न यहाँ से पूछे जाएंगे। जैसे जल प्रपात भारत के कौन होंगे, वो भी 24 का एक करता सवाल है, 3 जल प्रपात का उदाहरण दिया था। ठीक है, 5 प्रश्न बनेंगे। झीलें जो भारत की हैं, ठीक है, ये सब क्या बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं? बहुउद्देशीय परियोजनाएं, इसीलिए कहा जाता है कि आप लोग 100 अध्याय शुरू कीजिए, यानी आधार केवल आपका शिक्षक बताए। वो आधार बताना मजबूरी इसलिए है, ठीक है, बताना तो हमको यही शुरुआत करना चाहिए। अपवाद में हमको चीज़ें नदी हुई को घुमाना ही नहीं चाहिए, लेकिन दिक्कत यही होती है। इसलिए कहा जाता है कि तैयारी भैया 5 साल से तैयारी कर रहे हैं, बिक्री नहीं निकला। ठीक है, उसका कारण ही होता है क्योंकि उनका बेस ही नहीं तैयार है। वो लैंड करने का प्रयास करते हैं, जब बेस ही नहीं तैयार होगा, रनवे नहीं बना है, तो आप पुरानी प्रयास करोगे तो क्या होगा? मर जाओगे, वो कुछ होगा नहीं। ठीक है, कहीं ले जाके कहीं खाएंगे गिर जाओगे तो। इसीलिए बेस के लिए आप जो कोचिंग में आपको नोट्स लिखाया जाता है, बेस की प्रयास करते हैं। बच्चों बेस ही नहीं तैयार होता है। दिल्ली, इलाहाबाद, पटना, कोटा, शहरों में जाके इन चीज़ों की तैयारी करते हैं, उनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि उनका बेस नहीं तैयार होता है और वो बड़ी बड़ी कोचिंगों में 1.5 लाख रुपया देकर एडमिशन ले लेते हैं। और संकट वहीं शुरू हो जाता है, बेस पता ही नहीं है और वो शुरुआत जानते हैं इस करेंगे। ठीक है, यही शुरू करेंगे ना, उनको एस्चुरी पता है, ना डेल्टा पता है, ना तंत्र पता है, ना बेसिक पता है, ना किसी योजना परियोजना का नाम सुने हैं, खाली कहानी कथा सुनते हुए चले जाएंगे। ठीक है, तो अब इतना आधार आपका तैयार हो गया। अब यहाँ से हमारा काम है, हमारा दायित्व ये था कि हम आपको बता दें सच्चाई कि प्रश्न यहाँ से नहीं है। धीरे धीरे हवा बता देंगे, प्रश्न जितना पढ़ा दिया उसी में से पढ़ लो, मर जाओगे, इसके बाद आएगा। ठीक है, हवा की बात नहीं, प्रश्न जो आपके आएंगे वो यहाँ से प्रत्येक टॉपिक का ऐसे आप तोड़ दीजिए उसका आधार, उसके बाद में जो वर्तमान में उससे संबंधित मुद्दे। ठीक है, इसलिए सिलेबस में लिखता भी है, तो कई बार लिखता है कि संबंधित मुद्दे, जो मुद्दे इसमें चर्चा में है वहाँ से प्रश्न आपको मेंस में देखने को मिलेगा। एक्चुअल आपको तैयार करना पड़ेगा। जो मुद्दों के लिए आपको करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ना पड़ेगा, न्यूज़पेपर का अध्ययन करना पड़ेगा, समाचार सुनना पड़ेगा। ये सब काम आपको अपने स्तर पे स्वाध्याय के आधार पर करना पड़ेगा। अब आपका दायित्व था कि मैंने वो अध्ययन पढ़ा दिया है, तो आपको नदी जल विवाद के उदाहरण भारत में लिखने चाहिए। नदी जोड़ परियोजना भारत में क्यों शुरू की गई, मैं लिखा तो गई, तो आज ही मैं पढ़ा दूँ, नदी विवाद हो जाएगा। अपवाद तंत्र के लिए 2 क्लास मात्र है लोग। अभी देखो उसका कितनी क्लास में पढ़ा दिया, हमने 4-5 क्लास पढ़ा दिया, तो मैं इसको अगर पढ़ाऊँगा तो कितनी क्लास, 10 क्लासें हो जाएंगी। कहाँ संभव? या तो हमारे को छोड़ दिया जाएगा, पढ़ा दीजिए अपने हिसाब से, जितना क्लास लेना उतना ले लीजिए, तो वो ही नहीं बनी, हम क्यों कहेंगे जाके दो। तो इसलिए आपको ज़्यादा थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इन सारे टॉपिकों को आपको अपने स्तर से पढ़ने का प्रयास करना पड़ेगा। आप हेल्प कर सकते हैं कि आप लिखिए, मुझे कोई चीज़ ना समझ में आए आप मुझसे पूछिए, मैं उसको आपको बताऊँगा, नोट प्रोवाइड करवा सकता हूँ कि आप जैसे कर दूँ, एडिंग करवा सकता हूँ, उसका जो है रूपरेखा बनवा सकता हूँ, कितना काम कर सकता हूँ। इसके अलावा आप भी लोगों को करना पड़ेगा। अब अगला टॉपिक जो है आपका मृदा, सॉइल। तो सॉइल पे चले हैं।
भारत के संविधान में अनुच्छेद 262 अनुच्छेद समझ लें ना, अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों का उल्लेख किया गया है। अगर दो राज्यों के मध्य नदी के जल को लेकर उसके उपयोग को लेकर विवाद है तो उसके समाधान के क्या मशीनरी होगा। इसके अलावा राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 है आपके, ठीक है, उसमें भी प्रावधान किया गया है कि नदी जल विवाद अगर किसी राज्यों के मध्य में है, केंद्र सरकार के दायित्व होगा कि वो जो है विवाद प्राधिकरण का गठन करे और उसके निर्णय को माना जाए। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है मामला, अधिकांश मामले सुप्रीम कोर्ट में, सब मामले इतने लंबे चलते हैं। आज अगर दायर हो तो 2045 में डिसीजन आएगा, ठीक है, तब तक मर कट के लड़ जाएंगे, लड़ के मर जाएंगे, ठीक है, राज्य को बहुत नुकसान हो जाएगा। इसलिए आपको सारे तथ्यों को पता होना चाहिए। वैधानिक प्रावधान और संवैधानिक प्रावधान के साथ साथ नदी जल विवादों को समवर्ती सूची में डाल दिया गया कि केंद्र भी कानून बनाए और राज्य भी अपने हिसाब से कानून बनाए, लेकिन शर्त केवल एक है, अगर केंद्र ने भी उसी सब्जेक्ट पे कानून बना दिया तो राज्य के कानून जो है इससे प्रभावी हो जाएंगे, केंद्र का ही माना जाएगा। समवर्ती सूची आप समझ रहे हैं ना, कंकरेंट लिस्ट, ये जैसे तो आपको पढ़ाया होगा क्या होगा पॉलिटिकल साइंस में, और ये नहीं पढ़ाया गया, वही नहीं सकता ना पढ़ाया गया, वो अभी नहीं पढ़ाया गया, आगे पढ़ाया गया, ठीक है। ये सब चीजें आपको ध्यान दीजिए, ठीक है ना। और घर पे बैठ के करते क्या है, करेंगे क्या, जो पढ़ाया गया उसको रिवीजन करना तो बता दें 10 मिनट से ज़्यादा समय लग ही जाएगी, पढ़ते जाइए, आपकी पहले चीज़ें पढ़ती चली जाएंगी। तो एक बार में पीने का प्रयास न कीजिए, एक से बार पढ़ना पड़ते कि भगवान को याद क्यों नहीं हुआ, ठीक है, अपने आप से एक प्रश्न कर दी और उसी में हो गए भ्रष्टे, लग रहा है मंद बुद्धि के व्यक्ति, ठीक है, बहुत तीव्र बुद्धि के व्यक्ति हैं आप, ठीक है। ये तो भी अपने आप को एक संशय ही नहीं कीजिए कि हमारा दिमाग कम है, अपने आप को सर्वोच्च मानिए, ठीक है, तभी नहीं तो पहले भ्रष्टे हो जाएंगे। और आप 2-4 बार रिविजन करेंगे चीज़ों को तो धीरे धीरे आसानी से आपके दिमाग में जगह बनाती चली जाएंगी और आप उस तथ्य के बारे में या उस टॉपिक के बारे में आपके पास एक बुनियादी समझ भी होगी और आप लिख भी लेंगे उसमें, और अगर कहीं पे बोलना पड़ेगा तो आप बोल भी लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। बस केवल हो सकता है फैक्चुअल चीज़ें भूल जाए, जैसे हम लोग होते हैं भाई को 8-10 साल की हुए हो, हालांकि अभी भी तैयारी जारी है, कोई ऐसा नहीं कि पढ़ने बंद कर दी, तो अब हो सकता है किसी टॉपिक के बारे में फैक्चुअल चीज़ें मुझे समय से याद ना, ठीक है, हमने कोई जल विवाद है राज्यों के साथ किसी नदी को लेकर, तो हो सकता है हमको ये ना पता चल पाए कि नदी जल विवाद किन राज्यों के मध्य में, ये तो जाने जाएंगे किस क्षेत्र में है, लेकिन हमको ये पता होगा ही होगा कि नदी जल विवाद के लिए संवैधानिक प्रावधान क्या है, विधिक प्रावधान क्या है, ये सब क्या है, ये तो हमको पता चल जाएगा। ये बताइए संवैधानिक, संविधिक और संवैधानिक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, तीनों क्या है? इसका संविधान में उल्लेख है वो संवैधानिक, वेरी गुड, जो बाद में कोई एक्ट ला के बनाया गया वो सांविधिक है। और तीसरा क्या है? संवैधानिक, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल। इस विषय का उल्लेख संविधान में नहीं है, बाद में उस विषय पर बनाया गया जो वो तो आपने बता दिया कानून बना के उसका उल्लेख कर दिया, उस विषय का उल्लेख ना हो उसमें, हैं? जिस विषय पर बाद में बनाया गया उस विषय का उल्लेख तो संविधान में। संविधिक क्या हो जाएगा, मैं लिख के बता रहा हूँ, समझ नहीं पाएंगे क्या काम, ये तो इसे पूछिए, ये होता है संवैधानिक, ये तो आप लोग समझिए कि जिसका उल्लेख संविधान में हो, एक होता है संविधिक, एक होता है संवैधानिक। इन 3 शब्दों के बारे में इसको स्पष्टता पता है, ये नहीं पता होगा तो फिर आगे का चल रहेगा। तो मैंने बता दें कि संवैधानिक प्रावधान ये है और विधिक प्रावधान या संविधिक प्रावधान ये है, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि इसका उल्लेख संविधान में स्पष्ट रूप से किसी अनुच्छेद में किया गया, इसका मतलब ये हो गया कि कानून बनाया गया है और कानून में इस बात का उल्लेख किया गया है। संवैधानिकता का मतलब हो गया कि ये कानून नहीं, ये ऐसे संस्थान होते हैं जो केंद्रीय कैबिनेट के निर्णय पे स्थापित कर दिए जाते हैं। जैसे भारत में नीति आयोग, नीति आयोग का किस कानून में उल्लेख, कहीं उल्लेख नहीं ना,
जो केंद्रीय कैबिनेट होती है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो कैबिनेट मंत्री होते हैं, भारत में निर्णय लेने की सर्वोच्च संस्था समझिए व्यवहारिक रूप में वही है। क्योंकि इसलिए बताया था कि प्रधानमंत्री बहुत शक्तिशाली है। विवाद पढ़ना है यूपीएससी में कि प्रधानमंत्री की बढ़ती भूमिका किस प्रकार से लोकतंत्र के लिए घातक हो सकती है। इसीलिए आया है प्रधानमंत्री के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है, बहुत ज़्यादा पावर होती है, बहुत ज़्यादा पावर ऊपर होता है। लेकिन उसके संदर्भ में प्रश्न बना था, हालांकि अलग विषय है। संविधान निर्माण संस्थाएं जो होती हैं उसमें केंद्र सरकार का जो कैबिनेट होता है प्रधानमंत्री के अध्यक्षता में, उसके आधार में उसी के आधार पर निर्णय लिया जाता है कि जब एक संगठन बना देते हैं ये तो कानून में कोई उल्लेख नहीं, उसके पास इतनी शक्ति है कि वो बना देगा। जैसे नीति आयोग का गठन कर दिया गया, अब नीति आयोग का गठन के पहले योजना आयोग को भी केंद्रीय कैबिनेट की सुझाव पे उसका गठन किया गया था। इसी प्रकार के बहुत सारे संस्थाओं का गठन कर दिया था जिसमें कानून में उल्लेख है। तो कहता है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या संवैधानेतर, संविधान से इतर, यानी भैया संविधान से इतर अगर कोई काम करो संविधानेतर, समझिए ये चीजें होती हैं। संगठित प्रावधान भी है और संवैधानिक प्रावधान भी नतीजे के विवादों को लेके है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको छोटी छोटी जो टर्म है हर विषय के उस पर भी आपको ध्यान बनाए रखना पड़ेगा। तभी आप समझ पाएंगे, नहीं समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए फिलहाल हमको गैर संवैधानिक और असंवैधानिक एक है। हाँ, गैर संवैधानिक का मतलब हो गया कि जो संविधान के अनुरूप नहीं, जो संविधान के नतीजे विवाद अनुच्छेद 262 में है और उसके लिए ये मशीनरी केंद्र सरकार ये काम कर सकती है, मामला सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो अगर इसके इतर कोई काम कर रहा है तो इसका मतलब गैर संवैधानिक काम है, गैर विधिक काम है। नियम का भी उल्लेख नहीं होता। नियम जो होते हैं हर संविधान में नियम होते हैं, नियम बाद में सरकार सूचित करती है कि नियम में ये सारे नियम कानून कि ये काम आप नहीं करेंगे, ये काम करेंगे, यानी उसके अनुरूप है, विधि के अनुरूप नहीं, वो अलग विषय है। चलिए फिलहाल हम लोग इसके अगला टॉपिक जो है सॉइल या मृदा। तो मृदा अभी से हम आशा करते हैं कि आप लोग देख लेंगे, हैं देख लेंगे जी सर। चलिए बहुत तो हम लोग आते हैं बहुत सारे गैर मृदा। सॉइल, अब सॉइल इस टॉपिक में जो आपका इतने दिया है कि मृदा बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसके अंदर जवाब देंगे बहुत सारी इसमें तो तोड़ेंगे। तो पहला तो हो जाएगा परिचय, परिचय या परिभाषा भी आप कह सकते हैं कि मृदा क्या है। दूसरा जो टॉपिक हो सकता है आपका कि मृदा का निर्माण कैसे होता है या मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो आप दूसरा बनाइए, मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। तीसरा बना लीजिए मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका क्या होगी। और चौथा बना लीजिए मृदा का वर्गीकरण। मृदा का वर्गीकरण। अगला बना दीजिए मृदा की समस्याएं। मृदा की समस्याएं, मृदा की कौन कौन सी समस्या? मृदा का क्षरण होता है। हाँ, अपरदन एवं निम्नीकरण। मृदा में अपरदन हो सकता है एवं निम्नीकरण। निम्नीकरण का मतलब इसके गुणों में कमी आ रहा है। दूसरी समस्या क्या हो सकती है? जल जमाव। जल जमाव, लवणीकरण एवं क्षारीयकरण। अगला है आपका मरुस्थलीकरण।
मरुस्थलीकरण ठीक है। ये पूरे मृदा के टॉपिक हैं आपके। मृदा को इसी रूपरेखा में हम बांट के इसका अध्ययन करेंगे। छोटे छोटे हैं, आराम से आप लोग इसी संदर्भ में आगे पढ़ते हुए चले जाइए। प्रश्न जो आपके पीढ़ी में बनेंगे, पीढ़ी के प्रश्न आपको यहाँ से लेके और यहाँ तक बनेंगे। ये हैं आ जाएंगे आपके पीढ़ी के प्रश्न, और यहाँ जो है ये हो जाएंगे मेंस के प्रश्न। इसको मत बनाइएगा, मैंने बना दिया है। ठीक है, मेंस में ये मरुस्थलीकरण वाला भी जल्दी पूछा था कि मरुस्थलीकरण का विस्तार होना किस प्रकार से भविष्य में खाद्य संकट के समक्ष खतरा है, तो समीक्षा कीजिए। इसके अलावा भारत में मृदा की प्रमुख समस्याओं में लवणीकरण एवं क्षारीयकरण, ये क्या होता है लवणीकरण और क्षारीयकरण, ये हम लोग देखेंगे। जल जमाव बड़ी समस्या है, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश या तराई और इस बेल्ट की जल जमाव एक बड़ी समस्या है। किसी भी मृदा में बहुत ज़्यादा जल भी होना खतरनाक होता है, बहुत कम जल होना भी खतरनाक होता है, लेकिन मध्य में रहेंगे तो आराम में रहेंगे। तो भारत में किसी क्षेत्र में जल जमाव की समस्या है। जल जमाव से केवल ये नहीं होता कि फसलें सूख जाती हैं, डूब जाती हैं। जल जमाव से वहाँ की जो मृदा है, लेकिन जो उसके पोषक तत्व हैं वो सब बेकार हो जाते हैं। इसलिए जल जमाव भी ज़्यादा समय तक किसी भी क्षेत्र में मृदा के लिए समस्या लिखवाएंगे। जल जमाव और अपरदन एवं निम्नीकरण, ये भी प्रमुख समस्याओं में है, अपरदन एवं निम्नीकरण। तो ये सभी हम लोग देखेंगे। ये भी देखेंगे कि सरकार इस सब के लिए कर क्या रही है। इसमें एक टॉपिक और जोड़ लीजिए, यहाँ पे नीचे, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण बस इतने लिख दीजिए, आप प्रयास लिख दीजिए, मृदा संरक्षण से प्रयास। ठीक है, ये सब जो समस्याएं हैं इसके समाधान के लिए सरकार कुछ काम करेगी, तो इसको भी देख लीजिए। इसको लिखवा देगी 10-12 योजनाओं परियोजनाओं प्रयासों का नाम दे दें, तो वहाँ क्या हो जाएगा। इसमें स्वायल हेल्थ कार्ड वगैरह नाम सुने हैं ना, तो क्या मृदा की जांच, हाँ मृदा की जांच की जाए, उसमें क्या पोषक तत्व हैं कितने नहीं हैं, इसका स्पष्ट विभाजन हो जाए। उसके बाद ही उसमें पोषक तत्व डालें। अपने यहाँ क्या कल्चर है, अपने यहाँ बोरे यूरिया लगे ढकेल देते हैं खेतों में। किसान क्या करते हैं, भैया हमारा धान सबसे बड़ा रहे, इसी चक्कर में 4 बोरा यूरिया लाते और लाके खेत में ढकेल दिए। हो सकता है खेत में जो है यूरिया की मात्रा पर्याप्त हो तो अधिकारियों को चला जाएगा, और कहीं ज़्यादा मात्रा बढ़ गई तो फसल का जो डंठल वो बड़ा हो जाएगा और धान का बहुत कम फलेगा, उसमें लगेगा बालियाँ जो कि बहुत कम लगेगी। जो कुछ लोग होते नहीं, बहुत मोटे तगड़े 7 फुट के, बुद्धि में 0। ठीक है, तो इस प्रकार हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा खा पी लिए और अच्छे से समाजीकरण नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, बहुत बड़े हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, बड़े रहेंगे, लेकिन बुद्धि भी नहीं रहेगी, दीवार की हर जगह लग जाएगी। वो बुद्धि होना बहुत जरूरी है। बुद्धि आपके पास है, आप कितने कमजोर हैं, कितने बदसूरत है, इसे कोई मतलब नहीं देखना। ठीक है, आपके पास एक चीज़ की हो, बस विवेक, जब अच्छा निर्णय ले सकें, अच्छी जगह पहुँच जाए और अपने ये सबसे सुंदर व्यक्ति हैं धरातल के। तो ये दोनों नहीं, मुझे कितना भी आप क्रीम पाउडर लगा लीजिए, नहा धो लीजिए, अच्छा कपड़ा पहन लीजिए, सब बेकार चला जाता है। अच्छी बात हुई नहीं, वास्तविक बात है। चलिए फिलहाल हम लोग अब एक करके इसमें माना लिखिए, इसको लिखिए ठीक किए, तो आपके पास हमेशा रहेगा कि हाँ हमको इसी तरह आप जितने भी टॉपिक आपके पास हैं सिलेबस के, इसी तरह सभी टॉपिक को बांट लीजिए। ठीक है, टॉपिक जो बांटिए वो टॉपिक को बांटिए। पहला होता है आधारभूत जानकारी किसी भी टॉपिक में। मैंने इसलिए इस टॉपिक को मैं लिखवाने का मतलब नहीं था, मैं तो अपना लिखवा ही देता अपना नहीं चाहते।
ठीक है। इस टॉपिक में लिखवाने का यही मतलब है कि आप इसको समझ जाएं कि इसमें आधारभूत क्या बातें हैं जिसका आपके पर्सन से कोई लेना देना है, लेकिन बिना आधारभूत के आप इसको नहीं समझ पाएंगे मुद्दों को। मृदा ही नहीं पता है, मृदा का वर्गीकरण नहीं पता है, मृदा को प्रभावित करने वाले कारक नहीं पता है, अब आपसे मृदा की समस्याओं के समाधान की बात हो पाएगी? ठीक है ना। जलोढ़ मृदा पता है, काली पीली मृदा पता है, ना लेटराइट मृदा पता है, कैसे बात हो पाएगी? ठीक है। तो आधारभूत जानकारी आपके पास हो उस टॉपिक के संबंध में, और आधारभूत के बाद में जो आपके मुद्दे उससे संबंधित हैं, टॉपिक जो उससे संबंधित हैं, जहाँ से आपकी मेंस के प्रश्न बनेंगे, ठीक है, वो आप एक्चुअल में तैयारी नहीं होती है। जो अच्छे लड़के होते तैयारी करने के बीजे वगैरह कहते हैं लोग ज़्यादा कामयाब हो, तो उसका कारण है उसके पास उसका नियोजन करने का बड़ा सटीक ढंग होता है। क्योंकि सबसे पहले आएंगे पूरे टॉपिक उसी प्रकार से तोड़ लेंगे पूरा टॉपिक, उसके बाद टाइम लेंगे कि भैया हमको 2-2.5 महीने में कितने टॉपिक होंगे। आप थोड़े कि मुझे 4 टॉपिक से ज़्यादा नहीं पूरे सिलेबस, अगर आप तोड़ देंगे तो और उससे कम होंगे। उसके आधारभूत जानकारी 2.5-3 महीने में अपना बनाएंगे कि इतने हमको सारे सिलेबस को एक बार पूरा कवर कर देना है कि आधारभूत जानकारी हमें कि क्या है, कौन है, कैसे है, कहाँ है, ये सारी जानकारी है। उसके बाद उन टॉपिकों से संबंधित वो नोट्स भी बना लेंगे और नोट्स के साथ में इन मुद्दों का भी जिक्र कर देंगे। 6 महीने इसमें दे देंगे सारे मुद्दों की जो समस्याएं हैं, उसका समाधान क्या है, योजनाएं क्या हो, यानी प्रयास क्या किया जा रहा है, उस पर दे देंगे। बस आराम से उसका कांसेप्ट क्लियर है, इस टॉपिक में ये समस्या है, ये काम है, ये बुनियादी जानकारी। प्री की तैयारी आपकी इधर की हो गई, मेंस की तैयारी आपकी इधर की हो गई। जब आप इतना कुछ कर लेंगे तो इंटरव्यू कौन सी तैयारी, इंटरव्यू की तैयारी हमेशा तैयार नहीं होगी। जब इतना तक आप पढ़ लिख के पहुँच जाएंगे तो इंटरव्यू की कोई अलग तैयारी नहीं होगी। इंटरव्यू आपकी प्रणाली इतना कोई जाएगी कि आप नहीं होगी तो सामान्य अवस्था में वो सामान्य तरीके से किन्हीं किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर आप दे देंगे। इंटरव्यू आपके ज्ञान की परीक्षा को बोलेगा, वहाँ पे सब पता चलेगा कि नहीं आता, वहाँ भी रहेगा तो हमें जानकारी मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं, बुरा ही नहीं मानेंगे और खुश होंगे। या ईमानदार तो तुमने बता तो दिया, इतने की झूठ मूठ घुमाया आपको आधे घंटे तक, उसके बाद ये भी नहीं कहा कि नहीं हमको नहीं पता है। जब किसी चीज़ को भी पूछ लिया नहीं पता है तो नहीं पता है, तो कौन सी बात है, किसी को सब कुछ तो थोड़े पता होता है। जो ये दावा करें कि सब कुछ पता होगा तो समझिए कि पहली सीढ़ी जो है विवेक की वही उसी मिलती है। मूर्ख की पहली सीढ़ी तो हर चीज़ जानने का दावा करता है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। सामान्य समझ हो सकती है कि आप हर टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत जाने, लेकिन आप सटीक ढंग से हर टॉपिक के बारे में जाने, ये दावा फर्जी होता है। कोई शिक्षक हो या कोई छात्र हो या कोई भी हो, गलत बात है, समझिए। चलिए मृदा का परिचय डालिए। सामान्य तो इसको हम यहाँ से करते हैं, चलो ये कर देते हैं। मृदा का परिचय नया टॉपिक है, ठीक है, तो आराम आराम से हम लोग समझने का प्रयास कीजिए, तेजी से समझिए, ठीक है। अब अगर आपको कोई पूछे कि मृदा क्या है, क्या बताओगे? भूपटपटी की सबसे ऊपरी परत, भूपटपटी की सबसे ऊपरी परत, वेरी गुड। और वो क्षय और अपरदन की प्रक्रिया की बता देना, चलते हैं जो हमको दिखती है, ठीक है, जिसे विकास से अस्पष्ट परिभाषाएं भी होती हैं। और क्षय और अपरदन की प्रक्रिया की सब फलस्वरूप बना अंतिम उत्पाद मृदा। छोड़ दीजिए अक्षय अपरदन को, यहाँ अक्षय अपरदन को लाइए, फिर मृदा के बारे में बताइए। महीन कण होते हैं, महीन कण। कंपोजिशन को भी छोड़ दीजिए, ठीक है। महीन कण होते हैं, बड़े कण होते हैं, कौन सी गैस होती है, कौन सी यौगिक होते हैं, कौन से तत्व होते हैं, सब कुछ चर्चा ही नहीं करना। अभी केवल आपको इतना जाना है कि मृदा होती क्या है, ठीक है। इसकी परिभाषा सामान्य तौर पर कुछ हद तक आपका ठीक है, आप लोग हालांकि परिभाषा में सब भी लिखेंगे, लेकिन शुरुआतें नहीं पता होगा तो आगे लिखने कोई मतलब नहीं। आप बताओ सलोनी, क्या नाम हमारा पूरे सलोनी है? अच्छा चलो ठीक, मुझे बदल तो नहीं गया, 4-5 दिन छुट्टी उठी थी, घर वाले कामों में लोग कुछ बदल भी देते। आप लोग मंत्र नहीं पढ़ना है, ठीक है, तेज बोलना है। अगर आप लोग मंत्रों के माध्यम से बताते हैं, जैसे मोड़ खेलते हैं आवाज़ नहीं निकलती, कोई स्थिति ना हो। आप लोग चलिए लिखिए
देखिए महाद्वीपीय भूपटल के महाद्वीपीय भूपटल के ऊपरी असंगठित परत को महाद्वीपीय भूपटल के असंगठित ऊपरी परत को मृदा की संज्ञा देते हैं या मृदा कहते हैं। जिसमें मुख्य रूप से मूल खनिज शैलें कमा जैविक पदार्थ वायु तथा गैसें, जल आदि तत्व सम्मिलित होते हैं। आदि तत्व मतलब आदि घटक सम्मिलित होते हैं। मृदा की जो गहराई होती है, इसलिए आपके लिए विमान की महाद्वीपीय भूपटल के 100 मीटर की गहराई के ऊपरी क्षेत्र इस तरीके नहीं है, इसलिए असंगठित, ठीक है। यानी मृदा की गहराई इस क्षेत्र में थोड़ा ज़्यादा भी हो सकती है। जो मृदा परिच्छेदिका आपको लेते हैं, जो मृदा के विकास का चरण है, उसमें एक टॉपिक आता है मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका का मतलब होता है कि हमें इस प्रकार का बनाया जाएगा, जो है इसमें देखा जाएगा कि यहाँ पे पता क्या है, यहाँ पे पता क्या है, और यहाँ पे नीचे होता है आधारी चट्टान। अभी इसको बनवाएंगे तो आप समझ जाएंगे गहराई इसकी कितनी होती है, कहाँ कितनी होती है, कहाँ नहीं होती है, ठीक है। अगर सब जगह मृदा संस्कार का या मृदा परिच्छेदिका का विकास हो जाए तो मतलब पूरे धरातल में उपजाऊ मृदा हर जगह, लेकिन ऐसा है नहीं कि हर जगह उपजाऊ मृदा। जहाँ पे मृदा परिच्छेदिका का विकास बढ़िया से होगा वहीं पे जो है क्या होगा, मृदा उपजाऊ होगी। बाकी और जगह पे हम उपजाऊ मृदा होगी, पर्वतीय पठारी है, ठीक है। तो इस प्रकार से विकास होता है। तो क्या कहते हैं कि मुख्य घटक सम्मिलित हैं। आगे लिखो, किसी भी भौगोलिक प्रदेश में मृदा का निर्माण वहाँ की जलवायु दशाओं के प्रभाव से होता है। किसी भी भौगोलिक प्रदेश में मृदा का निर्माण मुख्य रूप से वहाँ की जलवायु दशाओं के प्रभाव से होता है। क्योंकि प्रत्येक स्थान की जलवायु दशाएं समान नहीं होती हैं। इसीलिए संपूर्ण धरातल पर अनेक प्रकार की मृदा प्राप्त होती है। अनेक प्रकार की मृदा प्राप्त होती है। अब आप देखेंगे जो पृथ्वी की ऊपरी सतह है, महाद्वीपीय भूपटल की ऊपरी सतह,
ठीक है। इसमें जो मृदा होती है, मुख्य जो भाग होता है, ठीक है, वहाँ की मूल खनिज शैलें होती है, ठीक है, चट्टान होती है, ठीक है। मान के चलिए अगर आपको परसेंटेज बताना हो तो मान के चलिए लगभग 45% से अधिक थी, 45 से 50 भी कहीं लिखा मिलता है कि तो घबराने की जरूरत नहीं। और तथा हम बात करेंगे किसी भी तथ्य को, अगर कोई तथ्य अराउंड फिगर में यहाँ से वहाँ तक पहले करके दिया जाए 10 से 20, 20 से 30, हम लोग उसमें 15 या 25 घूम लेंगे तो माना जाएगा कि हाँ वो सब की बात है। और कम से कम मान के चलिए कि जैविक पदार्थ होते हैं 5% के करीब जैविक पदार्थ होते हैं, मान के गलत हो गया। अब वायु तथा गैसें भी आप मान के चलिए 25% हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? 25% आपका उसमें जल हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा जो घटक होता है, ठीक है, मृदा में यही सारे तत्व होते हैं। वायु का गैसें बहुत सारी गैसें हैं, ठीक है, पृथ्वी के ऊपरी सतह पे, ठीक है, बहुत सारी गैसें हैं, बहुत सारी जो है वायु उसमें है, जल की मात्रा भी पर्याप्त होती है, क्योंकि पेड़ पौधे होते हैं जल कहाँ से प्राप्त करते हैं? इसी सतह को प्राप्त करते हैं। तो अगर ये सारे घटक जो है संतुलित मात्रा में किसी भी स्थान पे, किसी भी महाद्वीपीय सतह के ऊपरी भाग में समान अनुपात में है, समझे कि वहाँ की मृदा ठीक ठाक ही होगी, जो है यानी कृषि के उपयुक्त होगी। और इसके अनुपात में अगर कोई असंतुलन पैदा हुआ तो इसका मतलब मान के चलिए वहाँ की मृदा किसी न किसी प्रकार से बेकार हो गई, लवण के अंश बढ़ गए या क्षारीय अंश ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है, तो समझिए कि मृदा बेकार चली जाएगी। या मृदा की परिच्छेदिका जो उसका विकास नहीं से नहीं हुआ तो वहाँ की मृदा मुझे बेकार हो जाएगी। तो इसमें संतुलन बना रहना जरूरी है। इसमें मान लीजिए जैविक पदार्थ हैं या खनिज शैलें हैं या तमाम ह्यूमस हैं, जैविक पदार्थ, ठीक है, इसके संतुलन में ये तो हम लोग क्या करते हैं, उर्वरकों का प्रयोग करते हैं। उर्वरकों का प्रयोग जैसे अपने अमूमन जो मिट्टियाँ हैं, मतलब 8 प्रकार की मिट्टियाँ भारत में पाई जाती हैं। भारत के कृषि अनुसंधान परिषद है, उसका विभाजन है, 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है। अब किसी मृदा में चूने की ज़्यादा मात्रा है, किसी में नाइट्रोजन की कमी है। नाइट्रोजन की कमी तो भारत में अधिकांश जो मृदा है, ठीक है, सब में नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। यूरिया अपने यहाँ आम उर्वरक के रूप में बिकता है, लगभग हर क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। कहीं पोटास की कमी अपने यहाँ, कहीं पे जो है जिप्सम की कमी है, कहीं पे लवण के अंश ज़्यादा है या कम है। इस प्रकार के मृदा में जो अनुपात है वो अलग अलग तरीके से मिलता है। तो इसलिए उसकी पूर्ति जो हम लोग करते हैं वो उर्वरकों के माध्यम से कर देते हैं। जो कभी कुछ मिट्टी से संभव हो पाएगी, लेकिन अनुपात जो होगा इसे अनुपात करेंगे तो समझिए कि संतुलित मृदा है। अब दूसरा प्रश्न होता है इसमें कि मृदा का जो निर्माण होता है, क्योंकि किसी भी प्रदेश में लाखों वर्षों की प्रक्रिया के बाद में ही मृदा का निर्माण हो पाता है। पहले मृदा का निर्माण होने का मतलब इसमें मृदा की जो परिच्छेदिका है उसका स्पष्ट निर्माण हो जाएगा। जो तत्व हैं वो भी एक संतुलित मात्रा में उसमें रही है या विद्यमान हैं, ठीक है। तो मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? परिचय हम समझ गए होंगे कि नहीं समझ पाए? मोटे तौर पर समझ गए। परिभाषा अपने स्तर से बना सकते हैं। हाँ देखिए भूपटल लिखिए, पृथ्वी की ऊपरी सतह या सतह ही केवल लिख लीजिए, पृथ्वी की ऊपरी सतह पे मौजूद असंगठित परत लोग मृदा की संज्ञा देते हैं, जिसमें निम्नलिखित या जिसमें मुख्य तौर पे फलाने तत्व पाए जाते हैं, नमके और फलाने तत्व पाए जाते हैं। ये तो बनिया कहते हैं कोई चीज़ नहीं होता है, श्रीनामा कहते हैं फलाने कहें, लेकिन खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के द्वारा प्रयोग जाता है। तो किसी नाम ही नहीं लेना, लेकिन इससे कोई बात दो गुण होता है कि किसी बात को बचाना भी नहीं, कोई बता दे भैया इसको बताया हुआ, ये गुण ही नहीं होता है जिसको ये बताया ही ना। और दूसरा आगे का भी डर होता है कि मान लीजिए बता ही दिए तो आगे उससे लड़ाई हो जाए, दूसरे कहेंगे कि इसको जो है इसे बताएंगे वो पक्का बताएंगे बिना उसको बताए वो नींदें नहीं आएंगी। तो झगड़े आम कारण यही होते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उसी प्रकार से यहाँ भी पाते हैं। तो अब लिखिए मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, मृदा निर्माण को
प्रभावित करने वाले कारक। मेरी डालिए मृदा निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। अब मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक जो होंगे वो दो तरीके के कारक होंगे। को प्रभावित करने वाले कारक। अब इन कारकों में को दो भागों में बांट देते हैं। एक होते हैं सजीव कारक। सजीव कारक जो प्रत्यक्ष भूमिका निभाते हैं किसी भी स्थान की मृदा के निर्माण में। एक होते हैं निर्जीव कारक। निर्जीव कारक दोनों कारकों की अपनी भूमिका होगी। लेकिन तो दो कारक आते हैं सजीव में, जिसमें पहले का नाम है वनस्पति एवं सूक्ष्मजीवी। पहला वनस्पति एवं सूक्ष्मजीवी। दूसरा है आपका जलवायु संबंधी कारक। सबसे महत्वपूर्ण जलवायु। निर्जीव कारकों में अगर आप देखेंगे तो पहला है आधारी चट्टान। आधारी चट्टान। दूसरा है आपका उच्चावचीय दशाएं। उच्चावचीय दशाएं। और एक कारक आता है समय। मुख्य तौर पे यही कारक आपको मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले होंगे। ठीक है, इन कारकों का थोड़ा सा हम लिखवाएंगे इसमें एक एक में थोड़ा थोड़ा। ठीक है, लेकिन आप इसको बना ले सकते हैं तो बना ही लीजिए। बन गया? कहीं पे किसी पुस्तक में देखिए नोट्स से किसी पुस्तक की तुलना करेंगे आप, ठीक है, तो उसमें दो चीजें होंगी। किताबों में जो होती है उसमें बहुत ज़्यादा अनावश्यक तथ्य भी शामिल किए जाते हैं। क्योंकि किताबें जो लिखी जाती है वो कोई किताब जैसी नहीं लिखी जाती तो आपको यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों को ही केवल पढ़ना है, तो कोचिंग की किताब छोड़ दीजिए। वो किताबें इस प्रकार से लिखी जाती हैं कि उसमें सभी चीज़ें सम्मिलित हों। ठीक है, वो पीएचडी करने वाला विद्यार्थी भी वो किताब को रेफरेंस के रूप में पढ़ेगा, एमए करने वाला भी पढ़ेगा, ग्रेजुएशन करने वाला भी, बीएससी करने वाला भी उस किताब को पढ़ेगा। लेकिन इसमें किताब में कोई चीज़ छोड़ा नहीं जाता है, हर चीज़ सम्मिलित की जाती है और उसको ज़्यादा भावनात्मक काम दिया जाता है। आपको समझने में परेशानी भी होगी। और जो नोट्स होता है जो लिखवाया जाता है उसमें दो गुण पाए जाते हैं। उसमें प्रयास ये कहते हैं कि कोई चीज़ छूटे ना, सार्वजनिक ढंग से कोई चीज़ छूटे ना जो आपके काम की हो। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा कि कोई चीज़ छूटे ना जो आपके मुख्य तौर पे काम की है और सरलीकृत भाषा हो कि जो बच्चों को समझ में भी आसानी से आए। तो हो सकता है कि आपकी किताबों में हो सकता है एक कारक और ज़्यादा लिखे हों, लेकिन वो कारक इसी से मिलते जुलते कारक होंगे और इसके अलावा दूसरे कारक नहीं होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है जलवायु। अब जलवायु के अलावा किसी किताब में आपको लिखा है मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, जहाँ जलवायु लिखना है जिसके लिए मैंने एक शब्द लिख दिया जलवायु। अब आप अगर किताबों में पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको वहाँ पे वर्षा लिखी मिल जाए, तापमान लिखा मिल जाए, आर्द्रता लिखी मिल जाए। ये सब कारक आपको लिखे मिल सकते हैं। ये अलग अलग हेडिंग है। सजीव का निर्जीव सजीव कारक भी ये सब लिखा मिल जाए। तो ये सब क्यों लिखने के लिए आपको पता है कि जलवायु के लिए सब ठीक है। इस तरीके से किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे वैधानिक चेतावनी के संदर्भ में ये बातें बोल दी। ठीक है, कल के डेट में जाके आओ रिवीजन करो और एक दूसरी बताओ और लिखवा दी वर्षा नहीं लिखवा है तो तापमान नहीं लिखवा है। जलवायु शब्द का एक मतलब होता है जलवायु
लिखा है तो इसका मतलब है उसमें सब तत्व शामिल है। एक बड़ा कांसेप्ट है ना, जलवायु में तो बहुत सारे तत्व शामिल होते हैं, वर्षा, तापमान, आर्द्रता, हवाओं की गति, आर्द्रता, सब तत्व उसके भाग हैं। तो इसमें किसी प्रकार का कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, समझ गए। अब एक एक करके थोड़ा सा लिखते भी हैं समझते भी हैं। सजीव कारक, सजीव कारक का मतलब लिखना नहीं, मैं लिखने को तो तुरंत कलम वलम उठा लिया करिए, ठीक है। मैं तो बोलना शुरू कर दूँ तो लिखाना शुरू कर दूँ, ये मुझे भी नहीं पता होता है कई बार, ठीक है। थोड़ा सा पहले समझाएंगे ना तो लिखवाएंगे। जैसे पहला कारक आप लिखे हैं सूक्ष्म जीवी और वनस्पतियाँ, ठीक है। सूक्ष्म जीवी जो होते हैं, ठीक है, मृदा में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि परिवर्तन करते हैं वहाँ की मृदा तट के द्वारा आते पीते हैं, ठीक है। चक्र जो चलता है पूरा चक्र के द्वारा उसको जो है नीचे के तत्वों को ऊपर, ऊपर के तत्वों को नीचे एक तरह से मिलाते रहते हैं। कहता है केचुआ, केचुआ को कहता है किसान का मित्र, इसीलिए तो कहता है क्योंकि वो एक तरह से मृदा को घेरी बनाए रखने का काम होता है और नीचे तत्वों को ऊपर, ऊपर के तत्वों को नीचे लाने में मदद करता है। पूरे जो परत है ऊपरी उसको असंगठित बनाए रखता है, इन्हें की तुरंत ठोस से मार दो जो है फावड़ा तो फावड़े टूट जाएगा, मजबूत है, इस प्रकार की अवस्था ना रहे। और सूक्ष्म जीवों की बहुत बड़ी भूमिका होती है, तो इनको महत्वपूर्ण सजीव कारक के साथ अंतर्गत, सजीव कारक के अंतर्गत इसलिए क्योंकि जीवन है, कार्यकाल निर्धारित होता है। दूसरा है जलवायु, किसी भी स्थान में अगर मृदा निर्मित हो रही है तो वहाँ पे जलवायु बहुत बड़ी भूमिका में काम करती है, ठीक है। जलवायु समझे कि सारे कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक है जलवायु, ठीक है। किसी भी स्थान पे कितना तापमान पड़ रहा है, अगर किसी भी चट्टान के ऊपरी सतह पे तापमान बढ़ रहा है, ठीक है, तो अगर कम बढ़ रहा है वहाँ की चट्टानें अलग प्रकृति की होंगी। अगर बहुत तापमान ज़्यादा बढ़ रहा है तब भी अलग प्रकृति की होंगी। अगर तापमान बहुत तापांतर जो है बहुत ज़्यादा होगा तब भी वहाँ की चट्टानों में अंदर बहुत ज़्यादा तापांतर है, बहुत ज़्यादा तापांतर भी दिन और रात के तापमान बहुत ज़्यादा अंतर है, तो वहाँ की चट्टानें जो होंगी वो वहीं भागों में टूट जाएंगी। किसी चीज़ को अगर बार बार जैसे तापमान में बढ़ता है तो क्या होती है फैलती, ठीक है, उसका आयतन जो होता है बढ़ जाता है, इतना तो फिजिक्स भी आपको पता ही होगा। और जब तापमान कम होता है तो चीज़ें सिकुड़ती, ठीक है, उनका आयतन कम होता है। अगर बार बार देखने को लगे फैल गई तो जो सिकुड़ गई तो क्या होगा कि वो वहीं में कणों में परिवर्तित हो जाएगी। बालू क्या है, बालू यही तो है मैदानी क्षेत्रों में जो बालू पाया जाता है उसी में होता है, क्योंकि वहाँ का दैनिक तापांतर बहुत ज़्यादा होता है। किसी स्थान पर अगर तापमान कम होता है वहाँ की चट्टानें ठोस ज़्यादा होंगी जो, और उसमें जो वनस्पतियाँ और जैविक अंश हैं वो सड़ गल नहीं पाएंगे, यानी उनका घटन जो होता है वो धीमा पड़ जाएगा या मंद पड़ जाएगा। लेकिन तो वहाँ पे मृदा का निर्माण है वो देर से होगा या नहीं होगा, ये संभावना हो सकती है। आर्द्रता, तापमान, वायु, ये सब मृदा को जो है प्रभावित करते हैं प्रत्यक्ष तौर पर, जो है किसी भी स्थान पर अगर मृदा निर्मित होगी। निर्जीव कारकों में आधारी चट्टान, आधारी चट्टान का मतलब वो चट्टान होती है कि किसी से विकसित होके, यानी अगर आप खुदाई करेंगे, मान लीजिए 10 फुट खुदाई करेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें जो सतह है वहाँ थोड़ा काली प्रकार की मिलता है, ऊपर जाएंगे हल्का पीली हो जाएगी, बहुत पीली हो जाएगी, बलुई हो जाएगी। तो जहाँ भी इस प्रकार की मृदा है उसमें किसी प्रकार का पोषक तत्व नहीं, ठीक है। अगर उसमें किसी भी चीज़ का पेड़ लगा लीजिए तो लगेगी ना, यानी कोई पोषण नहीं, तो आधारी चट्टान, ठोस चट्टान, तो उसी से ये सारी चट्टानें विकसित होती है। मृदा परिच्छेद का भी बताएं तो आप आधारी चट्टान समझ जाएंगे। उच्चावचीय दशाएं, कोई स्थान कितना ऊंचा है, कोई स्थान कितना निम्न स्थान के कितना नीचा है, ठीक है, इसका भी प्रभाव मृदा के निर्माण पे पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन कहीं पे कितना ढाल है, स्लोप है कि वहाँ पानी नहीं गिर रहा है, वहाँ का मृदा निर्माण कोई ऐसा स्थान है जहाँ पे पानी हमेशा भरे रहता है, वहाँ का मृदा निर्माण कोई ऐसा स्थान है जहाँ पे पानी सामान्य तौर पे जितनी जरूरत है उतना रहता है, समतल सतह है। लेकिन वहाँ के मृदा का निर्माण जो है सब अलग अलग होता है, तो अलग अलग भी होगा और उनका जो उपजाऊपन है वो भी अलग अलग होगा, अलग अलग क्षमता के अनुसार अलग अलग गुणवत्ता की मृदा विकसित होगी।
ठीक है। तो उच्च और उच्चीय दशाएं भी प्रमुख कारकों में लेकिन तो निर्जीव कारकों के अंतर्गत सम्मिलित है। लास्ट में एक समय लिखा, क्योंकि मृदा का जो निर्माण होता है लाखों करोड़ों वर्ष की प्रक्रिया का होता है। ऐसे नहीं कि आज ये कल बन गई, ठीक है, जलेबी नहीं या खाना नहीं कि तो चढ़ाया है बन के तैयार होगा लपेट ली, लेकिन मृदा इसमें लाखों वर्ष लग जाएंगे। ये जो पूरी प्रक्रिया होगी, ठीक है, मृदा या सॉइल प्रोफाइल जो है मृदा क्षेत्र है उसके विकास करने में सालों लग जाते हैं, तब ये जाके एक मृदा के रूप में विकसित हो पाते हैं किसी भी क्षेत्र या प्रदेश में। तो समय को भी इसमें निर्जीव कारक के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा दो लाइन कर लिख लीजिए। पहले में लिखिए वनस्पति एवं सूक्ष्म जीवी या सजीव कारक के लिए डाल दीजिए, उसमें लिखिए वनस्पति एवं सूक्ष्म जीवी। देखो ये मृदा में पोषक तत्वों अर्थात ह्यूमस की मात्रा को निर्धारित करते हैं। ये मृदा में पोषक तत्वों अर्थात ह्यूमस की मात्रा को निर्धारित करते हैं। ह्यूमस ही प्रमुख तत्व है। ह्यूमस ही प्रमुख तत्व है जबकि सूक्ष्म जीव मृदा की परतों को नीचे ऊपर लाते रहते हैं। मृदा की परतों को नीचे ऊपर लाते रहते हैं। मृदा की परतों को नीचे ऊपर लाते रहते हैं, जिससे मृदा में उर्वरता की क्षमता बनी रहती है। इससे मृदा में उर्वरता की क्षमता बनी रहती है। दूसरा देखो जलवायु संबंधी कारक। जलवायु संबंधी कारक जलवायु में मुख्य रूप से तापमान, वर्षा, तापमान, वर्षण, आर्द्रता आदि तत्वों को शामिल किया जाता है। वर्षा एवं आर्द्रता आदि को सम्मिलित किया जाता है। ये ऐसे तत्व हैं जो मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। साथ ही साथ अपक्षय, निम्नीकरण, कार्य की तीव्रता को भी निर्धारित करते हैं। आदि की तीव्रता को भी निर्धारित करते हैं। हो गया? इसमें आदि को भी निर्धारित करते हैं। उनमें कितने लोग ऐसे हैं जो अपक्षय का मतलब नहीं समझ पाए। अपक्षय क्या होता है? अपक्षय हिंदी में इसको बोलते हैं बेहतरीन अपक्षय। बेहतरीन अपक्षय क्या होता है भैया? अपक्षय की तीव्रता को निर्धारित करते हैं। अपक्षय का सीधा सा मतलब होता है कि किसी भी स्थान की जो चट्टान है
कि वो अपने स्थान पे ही कमजोर हो जाए। अब कमजोर यहाँ पे उसकी भौतिक संरचना से लिया जाता है, ठीक है, ढीली पड़ जाए चट्टान। अपक्षय के बाद ही अपर्दन की क्रिया हो सकती है। बुद्धिमानी में कठोर चट्टान है, वहाँ पे हम खनन का काम कर रहे हैं, पशुचारण की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं, टूरिज्म बहुत हो रहा है, वर्षा बहुत हो रही है, तो वहाँ की जो ऊपरी चट्टान है वो क्या ढीली पड़ जाएगी, टूट फूट हो जाएगा, दरारें पड़ जाएंगी, इस प्रकार की गतिविधियाँ हो जाएंगी। तो अब इसका मतलब हो गया कि अपक्षय उसका हो गया, अपक्षय यानी क्षय हो गया। अपक्षय के बाद में होगा कि जो अपर्दन के दूत हैं, अपर्दन के दूत कौन कौन से होते हैं? जल हो सकता है, जल वायु हो सकती है, हिम हो सकता है, तरंगे हो सकती है। तो क्या है? अपक्षय के दूत, अपर्दन के दूत हैं। इनके जब चट्टानें कमजोर हो जाएंगी यानी अपक्षय हो जाएंगी, तो ये सारे दूत जो मिलकर चट्टानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित जब करते हैं तो उसको बोलते हैं अपर्दन, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पे स्थानांतरित करते हैं तो उसको लोग जहाँ पे चट्टानें जम जाती हैं, रुक जाती है, उसको लोग बोलते हैं निक्षेपण। ये सब भौगोलिक शब्दावलियाँ हैं, इनको आपको समझना पड़ेगा, छोटे छोटे शब्दों को नहीं समझेंगे। अब चूंकि किसी भी स्थान पे चट्टानों में कितना तेजी से निम्नीकरण होगा, कितना तेजी से अपक्षय होगा, ये सारा जो क्रियाक्रम है ये कौन निर्धारित कर रहा है? जलवायु दशाएं। अभी तापमान का मैंने उदाहरण दिया है, तापमान किसी स्थान से ज़्यादा पड़ेगा या कम पड़ेगा या सामान्य पड़ेगा, तो क्या क्या प्रभाव कर सकते हैं। सेम बातें यही यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऊपर से जा रहा होगा ना, इतना सरल नहीं आ रहा है तो कैसे आए भगवान? यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं आप लोग ना, पहले तो सोचिए कि यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन पता लगे मन में आ रहा है कि नर्सरी कक्षा में बच्चे हैं, कौन सा दिक्कत है, तो नहीं समझ में आएगा। लोग मानिए कि अपने आप में लाइए विश्वास कि हम यूपीएससी तैयारी करें तो आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, तो ये सारे सजीव तत्व हैं या सजीव तत्व हैं जो मृदा के निर्माण को प्रभावित करते हैं। निर्जीव कारक को भी थोड़ा लिखो, दो लाइन निर्जीव कारक को लिखो। आधारी चट्टान देखो, यह मृदा में रासायनिक खनिजों या मृदा में रासायनिक खनिज की मात्रा या मृदा में रासायनिक खनिज की मात्रा तथा मृदा की पारगम्यता ट्रांसपेरेंसी तथा यह मृदा की पारगम्यता को निर्धारित करती है। पारगम्यता को निर्धारित करती है। दूसरा लिखिए उच्चावचीय दशाएं। दूसरा लिखिए उच्चावचीय दशाएं। देखो, यह मृदा के संचय की दर को प्रभावित करती है। यह मृदा के संचय की यानी संचय का मतलब इकट्ठा होने, संचय की दर को प्रभावित करती है। यदि किसी स्थान पर ढाल अधिक होगा, यह मृदा की संचय दर को प्रभावित करती है। यदि किसी स्थान पर ढाल अधिक होगा तो ऐसे प्रदेश में मृदा का अपरदन अधिक होगा, तो ऐसे प्रदेश में मृदा का अपरदन अधिक होगा। यदि किसी प्रदेश में ढाल अधिक होगा तो ऐसे प्रदेश में मृदा का अपरदन अधिक होगा तथा मृदा की परतें अधिक मोटी नहीं होंगी तथा मृदा की परतें अधिक मोटी नहीं होगी। लास्ट में कुछ समय देखो, समय का मृदा के निर्माण में
प्रत्यक्षता कोई प्रभाव नहीं होता है। समय का मृदा के निर्माण में प्रत्यक्षता कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन किसी भी स्थान पर मृदा निर्माण की प्रक्रिया में मृदा निर्माण प्रक्रिया में लाखों वर्ष लगते हैं। किसी भी स्थान की मृदा निर्माण प्रक्रिया में लाखों वर्ष लगते हैं। इसीलिए समय को भी एक निर्जीव कारक माना गया है। समय को भी एक निर्जीव कारक माना गया है। आगे यही सारे कारक जो हैं आपके मृदा के निर्माण की प्रक्रिया को निर्धारित करते हैं। जहाँ पे कारक संतुलित दशा में वहाँ पे मृदा का निर्माण निरंतर होता रहता है, और जिस स्थान पे ये कारक असंतुलित अवस्था में वहाँ पे मृदा का निर्माण नहीं हो पाता है। अब मृदा की परिच्छेदिका है सॉइल प्रोफाइल, ठीक है, तीसरा जो टॉपिक सॉइल प्रोफाइल। मृदा परिच्छेदिका ये भी महत्वपूर्ण है, पढ़ी वगैरह में कई बार इन सोच में पूछ लेता है। सॉइल प्रोफाइल, सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? प्रोफाइल वही अस्तर हैं? प्रोफाइल मतलब वही सर अस्तर कहीं मृदा की कहीं पे जो उधर काट होती है, मतलब कि वो कह सकते हैं मतलब। हाँ, जो ऊर्ध्वाधर चित्र होता है, जो मृदा के तमाम तत्व हैं मृदा के निर्माण की प्रक्रिया के दौरान हैं, ठीक है, प्रक्रिया के दौरान कुछ स्तर हैं, कुछ स्तरों पे मृदा का निर्माण हो चुका है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि मृदा ऊपरी परत है, उसके नीचे दूसरी चट्टानें नहीं, इसको लोग बोलते हैं आधारी चट्टान। तो आधारी चट्टान कोई मृदा नहीं, मृदा का मतलब कि जिसमें खनिज एवं पोषक तत्व उपस्थित हो, लेकिन मृदा को उसी को कहेंगे, बाकी सारी चट्टानें। तो देखिए मृदा परिच्छेदिका के अंतर्गत मृदा की विभिन्न परतों का अध्ययन किया जाता है। मृदा की विभिन्न परतों का अध्ययन किया जाता है। यह न केवल उत्पादन बल्कि उत्पादकता को प्रभावित करता है। यह न केवल कृषि की उत्पादन एवं उत्पादकता को प्रभावित करता है, उत्पादन एवं उत्पादकता को प्रभावित करता है, बल्कि सामाजिक आर्थिक क्रियाकलाप को भी प्रभावित करता है। बल्कि सामाजिक आर्थिक क्रियाकलाप को भी प्रभावित करता है। मृदा की परतों को 3 भागों में बांटा गया है, या 3 संस्तरों में बांटा गया है। 3 संस्तरों में बांटा गया है। आधारी चट्टान ये कोई संस्था नहीं है, आधारी चट्टान अलग है। इसमें यहाँ पे आपका संस्तर का संस्तर हाँ, और तीसरा है संस्तर का। 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है।
उसमें एक एक काम अलग से वो करवा देंगे, ठीक है, अकेले परेशान होंगे। अब जो संस्कृत का होता है एक्चुअल में इसी में जो है मृदा के सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। अब यहाँ तो लिखेंगे तो पहुंच जाएगा, लेकिन आप लोग लिखिए आपके काम को नहीं पहुंच जाएगा। यहाँ तो हमारा छोटा बन गया, ठीक है, हम अलग से तीर बना के लिख देते हैं, ठीक है। तो इसमें रहता है, इसमें छोटा छोटा करके इसी मंत्र में लिख लीजिए। लिख दिए ह्यूमस की परत, ह्यूमस की परत। देखिए पौधों की वृद्धि के लिए, पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपस्थित। अब पौधों की वृद्धि के लिए लगभग 16 से 18 सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, वो पौधे अनिवार्य होते हैं, ठीक है। तो वो सब इसी में आवश्यक रहते हैं, इसमें संस्तर काम है। ये सभी अरे सॉरी तीर काम बना दिया हूँ, क्या नहीं काम, सॉरी। लोग इतने देर में बोल कैसे नहीं पाया वो, गलत बना दिए। वैसे में कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि मना भी नहीं है कि वो क्या नहीं सर। हाँ तो यहाँ तीर बना दो बस, क्योंकि इसमें हम लिख नहीं पाते इतना ज़्यादा, इसको ही बंद कर दो, ठीक है। संस्कृत खामे इधर लिखो, ठीक है। आप लोग मन बना रहे थे आपस में, ये आप लोग बिल्कुल मान के चलिएगा कि हम गलती नहीं कर सकते, गलती हम भी कर सकते हैं, सब हो रहे हैं, लेकिन कोई तथ्यात्मक गलती ऐसा नहीं होगा कि कोई गलत पढ़ा करे जाए, लेकिन ये इसकी गलतियाँ ह्यूमन एरर इसको बोला जाता है। जैसे आप जब पेपर देने जाएंगे, प्रेशर में हाल में रहेंगे, तो 2-4 प्रश्न ऐसे होंगे, हर एग्जाम में नो पढ़ के जाइए कि गोला बनना रहेगा का, पर किसी रहेंगे का, ठीक है। तो 2-3 प्रश्न तो इसी गलत हो जाते हैं, कई बार सही भी हो जाते हैं, एक आध बार सही भी हुई है। जैसे हमारा जो है 2015-16 का पीरियड था, उसमें मैंने 4 क्वेश्चन थे लगातार, तो जैसे गोला भरते से हमारी आदत रहती थी, ये 16 नंबर पे हमारा काम रखा हुआ है बोले कि 16 से करना है, 16 के बाद 17, 18, 19 तक इसमें डी भरना है, बी सी डी, पत्रिका में बी सी डी भर रहे हैं। तो उसमें एक क्रमांक गड़बड़ा गया, एक एक भूल गया कि वो ये नहीं थे कि क्या हुआ, दूसरे में उससे जस्ट एक आगे वाले, जैसे मान लीजिए 116 नंबर का प्रश्न है और 116 से लेके 119 तक आपको याद है, 18 तक याद है, 16, 17, 18 में आपको बी सी डी भरना है। एक मैंने बीच में छोड़ दिया, अब पता लगे वो 16, 17, 18 में भरने को जाए 17, 18, 19 में भर गया, सब प्रश्न जाकर 3 प्रश्न भरने के बाद में समझो कि हाथ में ठंडा जाएगा जो, और सारे प्रश्न करंट अफेयर्स के जो सही थे, एग्जैक्ट में तथ्यात्मक थे कि भाई इसमें कौन सी रैंक है, सब टाइप के प्रश्न थे, वो सब याद करके गए थे हम लोग, और सही थे। अब जब आप पेपर दे के निकलेंगे, हालांकि फेल नहीं हुआ था, बीमार ठीक ठाक जो है उसमें मिल गया था नंबर, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन से तो होता है, लेकिन पेपर देने के निकले तो 2-3 दिन तक वही चीज दिमाग में घूमी। ये भगवान बताइए, यही 3 अगर सही हो गया होता तो मेरा हो जाता, केवल यही 3 हो जाता तो हो जाता, बाकी सारा गया कहीं अलग, खाली वही नाचेगा आपके दिमाग में, ये वाला हो जाता तो पक्का हो जाता तो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हो सकता है कहीं शनि भी हुआ तो होगा तो उसका वाला तो 150 क्वेश्चन में सब थोड़ा होता है कि सब आपको पता ही होता है, ना ये होता है कि सब आपको पता होता है, ना यही होता है कि सब आपको नहीं पता होता है। 150 में से 70-80 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि सबको पता होते हैं, 30-40 क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं जो थोड़ा सा कंप्लीट हो जाए तो उनको पता होंगे, 10-15 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो बनाए हुए तो उनको भी नहीं पता होते, बना दिए होते से, ठीक है। तो वो अच्छे नहीं होते कि आप करें तो उसमें अगर तुक्का लाके अगर सही हो गया, तो मैं हमेशा करता था कि मान लीजिए 150 क्वेश्चन है तो 150 में से अगर 100, 110 या 115 के आसपास में जो है वो समझते थे, तो उसमें होता था कि
अगर 120 तक हम कर दिए, मतलब अपने जानकारी की हाँ ये सही है जो उसको बहुत ज़्यादा गलत होता तो 10 से 15 से ज़्यादा गलत नहीं होता। और जब 120 कर देता ना तो मैं 10-15 क्वेश्चन जिसमें 50-50 वाला चांस था वो भी कर देता था, क्योंकि माइनर मार्किंग का एग्जाम। अगर 15 में हमारा 5 भी सही हो गया, अगर 5 भी सही हो गया तो 10 गलत हो गया। अब 10 में मान लीजिए 10 का 3 क्वेश्चन वो कर जाएगा, तब भी 2 क्वेश्चन हमारा लाभ हो ही जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के करते तो ऐसा नहीं 15 आप करेंगे और 50-50 चांस रहेगा तो आपका 5 होगा, हो सकता है 7-8 तक सही हो जाएगा। ऐसा कई बार हुआ है कि 7-8 तक सही हो गया है तो वो आपको लाभ दे जाएगा। अब ये नहीं कि किसी क्वेश्चन का नाम ही कभी नहीं सुने उसको भी मारा है तुक्का। कभी तुक्का ऐसे प्रश्नों का मारा कीजिए जिसमें 4 ऑप्शन आप सुने ही नहीं हो, उसको छोड़ दीजिए, वो कोई नहीं करता है। तो इसमें 50-50 चांस है, उसको जरूर मारा कीजिए। ठीक है, लास्ट में मान लीजिए पहले ही आप 130 कर लिए, जो आपको जानकारी है तब कौन सा आपको रिस्क लेने की जरूरत है, तो उल्टा आपका नहीं होता। 120 तक कर ली तो 10-15 आप रिस्क ले सकते हैं, उसमें आपको आपके मेरिट में कोई प्रभाव नहीं डालेगा, लाभ मिलेगा, नुकसान नहीं करेगा। और 10 क्वेश्चन तो बिल्कुल छोड़ के ही आइए, 150 करके आए तो वो नुकसान कर देगा, क्योंकि वो 4 ऑप्शन नहीं बना के आपने वो मारा, इसका मतलब हो गया वो आपको पीछे खड़े लगे। एक क्वेश्चन वहाँ पे गलत होने का मतलब हो गया कि आप 15-20 हज़ार लोगों से हट से नीचे गिराए, फिर लसेंगे एक आध क्वेश्चन नहीं बनाएंगे तो नहीं तो फिर वहीं पे रह जाएंगे। फिलहाल सॉइल प्रोफाइल में देखिए जो संस्तर खा होता है, जो इसमें संस्तर खा होता है, इसमें इसकी विशेषता होती है कि दोनों परतों के बीच में पाए जाते हैं। परत जो होती है वो रूट से 3 ही होती है, का ABC आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो परत होती है खा वाली दोनों के मध्य में होती है, तो जितने भी पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, ये एक तरह से ट्रांसफर का काम करते हैं, इससे इसमें और इससे इसमें। तो इसमें लिख लीजिए आप जो है यहाँ पे अलग लिखवाएंगे जी। देखिए इसमें मृदा की ऊपरी एवं निचली परतों से, इसमें मृदा की ऊपरी एवं निचली परतों से पोषकों का स्थानांतरण इतने लिख के बाकी को भी अलग से लिखवा देंगे। अब गा वाले लिख लीजिए, गा वाले ज़्यादा कुछ लिखना लिख दीजिए। मृदा निर्माण की प्रारंभिक परत, मृदा निर्माण की प्रारंभिक परत लिख जाएंगे, लिख जाएगा मृदा निर्माण की प्रारंभिक परत का वाले। बाकी अलग से लिखवाया जाएगा, मुझे तक पहुँचने की जरूरत नहीं, इतना पहुँच दीजिएगा। बिल्कुल खुद भी पढ़े तो पहले अपने आप को 2-4 शब्द कहे, उसके बाद ही पढ़ेगा कि क्या लिख के लाएंगे। थोड़ा तेज देके आप लोग लिखा कीजिए चीज़ों को। लेकिन क्या लास्ट में क्या बात लिखे थे, जिसे 3 परतों में बांटा गया। पहला लिख लीजिए का, तो ज़्यादा ना लिखिए क्योंकि वहाँ भी आपने लिख लिया है, याद लिख लीजिए सीधे सीधे। तो यह मृदा की सबसे ऊपरी परत होती है, यह मृदा की सबसे ऊपरी परत होती है जिसमें पौधों के विकास के लिए अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसमें पौधों के विकास के लिए अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसमें पौधों के विकास के लिए अनिवार्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। संसर्गामिति, यह एक संक्रमण परत है, यह एक संक्रमण परत है जिसमें नीचे एवं ऊपर दोनों से, जिसमें नीचे एवं ऊपर दोनों से ही रासायनिक एवं जैविक तत्वों का स्थानांतरण होता है।
में नीचे और ऊपर दोनों ओर से रासायनिक एवं जैविक तत्वों का या पोषकों का हस्तांतरण होता है। क्या लिखो? यह मृदा की सबसे निचली परत है। थोड़ा सा तेज लिखिए, आपको धीरे धीरे लिखिए। यह मृदा की सबसे निचली परत है। इसका निर्माण आधारी चट्टानों से हुआ है। इसका निर्माण आधारी चट्टानों से हुआ है। इसके ऊपर ही अन्य दो परतों का निर्माण हुआ है। इसके ऊपर ही अन्य दो परतों का निर्माण हुआ है, विकास हुआ है। आधारी चट्टान, आधारी चट्टान या जनक चट्टान भी कहीं लिखा पड़ेगा। जनक चट्टान एक तो अपनी छोटी सी आधारी चट्टान है। आधारी चट्टान या जनक चट्टान, जनक चट्टान छोटी सी देखिए स्वयं उपाय उसमें मुख्य तौर पे 3 परतें हैं। उसकी परत आपकी जनक चट्टानों की, आधारी चट्टानों की है, यानी आधारी चट्टानों के ऊपर ही मृदा की संस्थाओं का या मृदा की परतों का विकास हुआ है। देखिए आधारी चट्टानों, देखिए यह मृदा की आधारभूत परत है। यह मृदा की आधारभूत परत है। आधारभूत परत है। इसके ऊपर अन्य 3 परतों का विकास हुआ है। इसके ऊपर ही अन्य 3 परतों का विकास हुआ है। इसी में मैं बता रही थी कि लाखों करोड़ों वर्षों के पश्चात, लाखों करोड़ों वर्षों के पश्चात जनक चट्टानों के द्वारा ही, जनक चट्टानों के द्वारा ही मृदा के अन्य संस्करणों का विकास होता है। जिसे मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। जिसे मृदा परिच्छेदिका कहा जाता है। जैसे आपकी जलोढ़ मृदा है, गंगा के मैदानी प्रदेश में या नदियों के मैदानी प्रदेशों में विकसित है। क्योंकि भारत में ही पूरी दुनिया में जितने मैदानी प्रदेश हैं, उन मृदाओं में विशेषता होती है कि वहाँ पे जो सॉइल प्रोफाइल है वो समुचित ढंग से विकसित होती है। इसलिए जलोढ़ मृदा जो होती है सबसे उपजाऊ मृदा होती है। दुनिया के जितने खाद्यान्न उत्पादक हैं उसमें मान लीजिए 90% से अधिक जो है वो इसी मृदा में उत्पादित किया। तो उसका कारण है कि सॉइल प्रोफाइल जो होता है वो समुचित ढंग से विकसित होता है और मृदा या पौधों या कृषि के लिए जितने आवश्यक पोषक तत्व हैं, ठीक है, वो सभी उसमें उपलब्ध होते हैं। अन्य मृदाएँ जो हैं इसके अलावा उसमें कम या ज़्यादा मात्रा में उनका विकास होता है। तो इसलिए कम या ज़्यादा उसके तुलना में उपजाऊ या उपजाऊ भी होती है। तीसरा चौथा जो एक माना था उसमें माना था कि मृदा का वर्गीकरण, मेरी कर दीजिए मृदा का वर्गीकरण।
देखिए मृदा का वर्गीकरण है, जो आप विश्व का बोध पढ़े होंगे तो उसमें मृदा का जो वैश्विक वर्गीकरण पढ़ाया गया था वो अमेरिकी कृषि विभाग जो है उसके विभाजन से आधारित हो रहा है, और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मृदाएँ हैं, ठीक है, उनका वर्गीकरण तो विश्व स्तर पे जितने भी आप कारक बने हैं मृदा के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक, चाहे वो नदियाँ हो, चाहे वो जलवायु हो, चाहे वो समय हो, चाहे वो आधारित चट्टान हो, ठीक है, ये आप अपने आप से पसंद कीजिए कि ये सभी पूरे विश्व में एक तरह से नहीं, तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि पूरी दुनिया में मृदा भी एक ही तरह की नहीं है, तमाम उसके प्रकार हैं। अब चूँकि हम लोग भारत का भूगोल पढ़े हैं तो भारत के संदर्भ में यहाँ मृदा का वर्गीकरण को देखेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उसमें भारत की मृदाओं को मुख्य तौर पर 8 भागों में बांटा है, ठीक है, तो उन 8 की चर्चा हम करेंगे। तो उसके बाद में आगे मृदा की जो समस्याएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। हमारे लग रहा है समझ हो गया होगा, नहीं आज शुरू कराए थे वर्गीकरण शुरू करें हो गया टाइम ना, हाँ तो ठीक है, आज का भी बस इतना, बाकी प्रश्न वगैरह आपको लिख के लाएँ तो आप दे दीजिए।